हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज आप इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को आपको शो कराते हैं, आपको दिखाते हैं। यह इंफॉर्मेशन या तो सॉफ्ट कॉपी में हो सकती है या हार्ड कॉपी में हो सकती है। अब आप बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी क्या होती है या हार्ड कॉपी क्या होती है, तो सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर या मॉनिटर पर जो आउटपुट दिख रहा है उसको अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। अगर एक बार प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाए तो वो उस प्रिंट आउट को आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। तो कोई भी डिवाइसेस जो कि आपको आउटपुट देते हैं वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, स्पीकर्स, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस को मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है ऑडियो वीडियो आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स के 2 मेन एग्जांपल्स हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स और प्लॉटर्स, इसके 2 मेन एग्जांपल हैं। और ऑडियो और वीडियो आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर, हेडफोन और मॉनिटर, ये 3 एग्जांपल्स हैं। मतलब मॉनिटर को या तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जा सकता है या फिर ऑडियो वीडियो आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। मॉनिटर से डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा रिफ्रेश रेट क्या होता है, पिक्सल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, रिफ्रेश रेट क्या होता है? अगर कभी आपने सोचा है कि आपके सामने जो टीवी चलती है या मूवी चलती है तो वो किस तरह से चलती है? एक्चुअली एक सेकंड मूवी को बहुत सारे फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। ये फ्रेम्स हमारे आंखों के सामने से 1 सेकंड में निकल जाते हैं और आपको लगता है कि मूवी आपकी रन कर रही है। तो दोस्तों, जितने फ्रेम्स 1 सेकंड में आपकी आंखों के सामने से निकलते हैं वो रिफ्रेश रेट कहलाता है। अब रिफ्रेश रेट काउंट कैसे होता है, कैसे पता पड़ेगा कि आपके 60, कैसे पता पड़ेगा कि कितने फ्रेम्स आपके सामने से निकले? तो ये डिपेंड होता है आपके हर्ट्स के ऊपर, जो मॉनिटर और टीवी का हर्ट्स होता है, जितने फ्रेम्स आपके आंखों के सामने से निकलेंगे। अब मॉनिटर 60 हर्ट्स में भी आता है, 75 हर्ट्स में भी आता है। अगर वो 60 हर्ट्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि 60 फ्रेम्स आपकी आंखों के सामने से पर सेकंड निकलेंगे। अगर 72 हर्ट्स का मॉनिटर है, 75 हर्ट्स का मॉनिटर है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में 75 फ्रेम्स आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे और यही हमारा रिफ्रेश रेट कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों, दूसरी जो डिस्कस करने वाली बात है वो है पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं? तो पिक्सल्स आर द स्मॉलेस्ट फिजिकल पॉइंट ऑन द डिस्प्ले। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक डॉट है, कोई भी एक डॉट अगर मॉनिटर के ऊपर है तो वो आपका पिक्सल कहलाता है। ये बेस कंपोनेंट होते हैं किसी भी पिक्चर के। कोई भी पिक्चर अगर आपको बनानी हो, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको बनाना हो तो आप पिक्सल्स के कलेक्शन से ही उसको बना सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपको ए बनाना है तो आप ए के लिए आपको पिक्सल डॉट 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 ला के आपको ए की आकृति बनानी पड़ेगी और वो कहलाता है कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। ठीक है। तो कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको बनाना हो तो आप पिक्सल्स का यूज करते हो। तो पिक्सल्स आर द स्मॉलेस्ट फिजिकल पॉइंट ऑन द डिस्प्ले। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन मॉनिटर में भी होता है, रेजोल्यूशन टीवी में भी होता है, पर हम जब अक्सर देखते हैं तो हम मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जितने पिक्सल्स हैं इनटू मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल पोजीशंस में जितने पिक्सल्स हैं। मतलब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे 1920 पिक्सल्स हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, 1080 पिक्सल्स है वर्टिकल पोजीशंस में। तो टोटल पिक्सल्स कितने हो जाएंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर? 2,73,600। ये उसके टोटल पिक्सल्स हो गए जो कि उसकी स्क्रीन पे प्रेजेंट रहेंगे। और उसका रेजोल्यूशन क्या हो गया? उसका रेजोल्यूशन हो गया 1920 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल्स। ये उसका रेजोल्यूशन हो गया। अब रेजोल्यूशन किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। ये 800 बाई 600 हो सकता है,
ये डिपेंड करता है आपके मॉनिटर के ऊपर, आपकी पिक्चर क्वालिटी के ऊपर। जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आप चाहते हो उतना आपको डीप रेजोल्यूशन रखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो एचडी क्वालिटी चल रही है वो इसी पे चल रही है 1920 इंटू 1080, ये आपका रेजोल्यूशन कहलाता है। अब पिक्चर की क्लियरिटी कैसे नापी जाती है? पिक्चर की क्लियरिटी है कि जितना हाईएस्ट मॉनिटर का रेजोल्यूशन रहेगा उतनी ज्यादा पिक्चर की क्लियरिटी होगी। ठीक है, जो एचडी क्वालिटी अपन कहते हैं कि एचडी क्वालिटी मूवीज हैं, एचडी क्वालिटी पिक्चर्स है, उसमें डीप पिक्सल्स के साथ रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रेजोल्यूशन, ये थे आपके रिफ्रेश रेट्स और ये थे आपके पिक्सल्स। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे मॉनिटर्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, अभी जो हमें डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, वो कर रहा हूं एनालॉग मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर्स मेनली जो है दो कैटेगरी में आते थे, एनालॉग मॉनिटर्स और डिजिटल मॉनिटर्स। ये हमारे पुराने समय की बात है जब हमारे सीआरटी मॉनिटर्स चलते थे, टीवी भी हमारी बड़ी वाली होती थी। अब तो आजकल एलईडी टीवीज का जमाना है, एलसीडीज का है, स्मार्ट टीवीज भी आ गई हैं। ठीक है, तो मॉनिटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एनालॉग मॉनिटर्स और डिजिटल मॉनिटर्स। तो एनालॉग मॉनिटर्स मतलब कौन से मॉनिटर्स? एनालॉग मॉनिटर्स मतलब वो मॉनिटर्स जो कि इंफॉर्मेशन को एनालॉग में डिस्प्ले करते हैं। अब यहाँ पे एनालॉग से मतलब क्या है? यहाँ पे एनालॉग से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके सामने पिक्चर्स डिस्प्ले होते हैं वो मॉनिटर उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और वेव्स के रूप में लेती है, ना कि 0-1 के फॉर्म में। 0-1 का फॉर्म डिजिटल हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी मॉनिटर्स आपको डिस्प्ले करते हैं, जो भी टीवीज हैं, वो सारी एनालॉग फॉर्म में होती थी। ठीक है, मतलब ये अपने इनपुट को एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और वेव्स के रूप में लेती थी और वहां पे आपको डिस्प्ले करती थी। ठीक है, तो जितने भी सीआरटी मॉनिटर्स हैं आपके, वो आपके सारे एनालॉग मॉनिटर्स हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि मॉनिटर्स तो एनालॉग थे पर सीपीयू जो था वो तो डिजिटल था ना, क्योंकि सीपीयू में तो जितना भी वर्क होता है सब डिजिटल फॉर्म में होता है, उसमें तो जो भी चलता है वो 0-1 के फॉर्म में चलता है। तो फिर वो सीपीयू जो है वो एनालॉग में कैसे डिस्प्ले करता था? तो दोस्तों वहां पे जो आपका सीपीयू था उसके अंदर कार्ड्स लगते हैं। ठीक है, वो कार्ड्स जो है डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते थे और वो सिस्टम मॉनिटर पे देते थे और मॉनिटर उनको डिस्प्ले करता था। उन कार्ड्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है। उन कार्ड्स को अपन वीडियो एडाप्टर कार्ड्स भी कहते हैं। तो अब सबसे मॉनिटर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सीआरटी मॉनिटर, दूसरा है एलसीडी मॉनिटर, तीसरा है एलईडी मॉनिटर्स। सबसे पहले मैं सीआरटी मॉनिटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अपने सीआरटी मॉनिटर्स देखे ही होंगे, आपके घरों के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये पूरा आपका जो है ये जो डायग्राम है ये है आपके सीआरटी मॉनिटर का डायग्राम, किस तरह से सीआरटी मॉनिटर वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब आप यहाँ पे मॉनिटर के अंदर जब भी पावर सप्लाई चालू होती है तो पावर सप्लाई इन कनेक्टर पिन से बेस पे जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे बेस पे पावर सप्लाई जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे गन पे इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, जब ये बेस फुल हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फायर होते हैं। जब ये फायर होते हैं तो ये कंट्रोल ग्रिड अपने वोल्टेज से इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब एक बार ये कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये फोकसिंग सिस्टम पे आते हैं। अब फोकसिंग सिस्टम में ये डिसाइड होता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे जाके टकराना है। यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो ये फोकसिंग सिस्टम से ये डिसाइड हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाके टकराना है। ठीक है, डिसाइड हो गया। फिर डिसाइड होने के बाद यहाँ पे आते हैं एक्स डिफ्लेक्शन के ऊपर, वाई डिफ्लेक्शन के ऊपर। तो एक्स और वाई क्या करते हैं, यहाँ पे डिसाइड तो हो गया टकराना कहाँ पर है, पर कैसे टकराना है वो दिशा देने का काम ये करते हैं एक्स और वाई डिफ्लेक्शन। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्स और वाई से निकलता है तो उनको वहां पे दिशा मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाता है और डायरेक्शन वो यहाँ पे जाके बम्बार्ड हो जाते हैं, टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो यहाँ पे वो एक वाइट स्पॉट डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन फॉस्फोरस स्क्रीन होती है और फॉस्फोरस से कोई भी इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वो बम्बार्ड होता है और बम्बार्ड होने पे वो स्क्रीन जो है एक पॉइंट वहां पे बना देती है। इस तरह से लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टकराते हैं और इस तरह से आपको वहां पे पिक्चर चलती हुई दिखती है। तो दोस्तों, ये था आपका सीआरटी मॉनिटर की वर्किंग। ये लगभग क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीआरटी मॉनिटर्स की वर्किंग क्या है। तो आप इसको देख लीजिए, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये आपको हर जगह काम आएगा। तो दोस्तों, ये था आपका
ये थी आपकी सीआरटी मॉनिटर की वर्किंग। अब सीआरटी मॉनिटर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये सीआरटी मॉनिटर्स दो टाइप से काम करते हैं, एक इंटरलेस्ड मॉनिटर्स होते हैं, एक नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर्स होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको भी बताया कि वहां से बीम निकलती है, वो टकराती है, तो उस टकराने का एक वे होता है, वो उस वे को बोलते हैं, उस वे से ही मॉनिटर्स काम करते हैं। तो पहला वे जो है वो इंटरलेस्ड मॉनिटर्स है, दूसरा वे जो है वो नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर्स है। इंटरलेस्ड मॉनिटर्स में क्या होता है, पहली लाइन को ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई, फिर स्पेस छूटी, फिर सेकंड लाइन में बम्बार्डमेंट हुई, फिर स्पेस छूटी, फिर थर्ड लाइन में बम्बार्डमेंट हुई, मतलब इस तरह से ड्रॉ होती है। पहली लाइन ड्रॉ हो गई, फिर सेकंड लाइन ड्रॉ हो गई, फिर थर्ड ड्रॉ हो गई, फोर्थ ड्रॉ हो गई, इनके बीच में स्पेस छूटी हुई है। जब ये लास्ट वाली लाइन ड्रॉ होती है, फिफ्थ वाली, तो ये वापस ऊपर जाती है, ठीक है, फिर जहां स्पेस छूटी हुई है वहां पे जाती है, फिर सिक्स्थ ड्रॉ होती है, फिर सेवंथ ड्रॉ होती है, फिर एट्थ ड्रॉ होती है। तो इस तरह से इंटरलेस्ड मॉनिटर्स काम करते हैं। और नॉन इंटरलेस्ड कोई स्पेस बीच में नहीं छोड़ते, लगातार ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन ड्रॉ हुई, सेकंड लाइन ड्रॉ हुई, थर्ड लाइन ड्रॉ हुई, फोर्थ लाइन ड्रॉ हुई। तो ये दो वर्किंग है सीआरटी मॉनिटर्स की। तो पहले तो क्या था, पहले इंटरलेस्ड मॉनिटर्स ही आते थे, बाद में प्रोग्रेसिव स्कैन या नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर्स आने लगे। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए जैसे कि अपन को पता है कि इंटरलेस्ड मॉनिटर्स दो पास में पिक्चर को बनाता है। क्यों दो पास में, क्योंकि पहले पास में वो ड्रॉ करेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवी लाइन ड्रॉ करेगा। लेकिन सेकंड पास में क्या करेगा, सेकंड पास में 6, 7, 8, 9 और 10th लाइन ड्रॉ करेगा। तो इससे क्या होगा, दो पास में पिक्चर ड्रॉ होगी। अब दोस्तों बनी बात है, जब दो पास में पिक्चर ड्रॉ होगी तो पिक्चर थोड़ी लेट ड्रॉ होगी, टाइम कंज्यूम होगा और पिक्चर सही बनेगी नहीं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत आसान है बनाने में और ये मॉनिटर बहुत सस्ते पड़ते हैं, पर इसकी पिक्चर क्वालिटी पुअर होती है। इसलिए अब प्रोग्रेसिव स्कैन पे आते हैं। प्रोग्रेसिव स्कैन एक ही पास में पूरी पिक्चर बना लेता है, तो पिक्चर बहुत फास्ट बनती है। जब पिक्चर बहुत फास्ट बनती है तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश रेट बढ़ जाता है। रिफ्रेश रेट बढ़ता है तो पिक्चर मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ जाती है, पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये दो टाइप के मॉनिटर्स थे जो सीआरटी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं एलईडी के बारे में। देखिए एलसीडी के बारे में। ये हमारे सामने एलसीडी मॉनिटर्स है। एलसीडी मॉनिटर्स आपके मेन जो काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी होती है, वो लाइट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अब लाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखिए मान लीजिए आपकी किसी खिड़की से रोशनी आ रही है, आपने सामने अपना हाथ रख दिया, ठीक है, तो रोशनी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी और वो हाथ आपकी परछाई में वहां पे दिख जाएगा। तो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे एलसीडी में यूज होती है। एलसीडी में क्या होता है, जो मैं हाथ ब्लॉकेज की बात कर रहा हूं वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। और जो कलर्स की बात होती है तो वो लिक्विड क्रिस्टल वहां पर रहता है। लिक्विड एक अपन कह सकते हैं कि कांच की सूटकेस हो गया टाइप का, उस सूटकेस में लिक्विड क्रिस्टल भरा रहता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलने पर अपने शेप्स को चेंज करता है। ठीक है, और पिक्चर वहां पे ब्लॉक हो जाती है बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो पिक्चर हमको वहां पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, मिरर से इमेज निकली, वो ग्लास फिल्टर पे गई। यहाँ ग्लास फिल्टर से पूरी जो लाइट रहती है वो फिल्टर होके कहाँ पे आती है, वो फिल्टर होके आती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आई, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, जहां जहां से पिक्चर पास होनी होती है वहां से पास कर देता है, और जो पिक्चर बनानी होती है वहां पे इलेक्ट्रोड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑन होते हैं और वो यहाँ से पिक्चर, तो क्या होगा, जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑन होंगे तो पिक्चर वहां पे रुक जाएगी जहां पे जाना हो, जहां मतलब जो बाकी पिक्चर्स तो पास हो जाएंगी, पर जो इमेज बनाना है, मान लीजिए 6 इमेज बनाना है, यहाँ पे 6 बनी हुई है, तो 6 में इमेज यहाँ पे रुक जाएगी। तो जब वो यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से बाकी पिक्चर्स तो निकल जाएंगी, पर जो 6 की यहाँ पे बनी हुई है वो यहाँ से पास नहीं हो पाएगी। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी वही 6 इमेज बनाता है, तो 6 इमेज यहाँ से भी रुक जाएगी। उसके बाद फिर ग्लास फिल्टर लगा जाता है, ग्लास फिल्टर पिक्चर को क्लियर करता है, वो क्लियर करके आपके सामने 6 इमेज डिस्प्ले हो जाती है। तो ये थी आपके एलसीडी की वर्किंग। एलसीडी की वर्किंग में कुछ नहीं है, सिर्फ मेन चीज ये है कि आपके आगे पीछे ग्लास फिल्टर्स लगे रहते हैं, उसके पीछे नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, बीच में आपकी रहती है लिक्विड क्रिस्टल की यूनिट। वो लिक्विड क्रिस्टल की यूनिट जो है लाइट को रोकने और फिल्टर करने का काम करती है, लाइट को पास करने का काम करती है। ये थी आपके एलसीडी मॉनिटर्स की वर्किंग। इसलिए आप देखते हैं
क्या होता है कि जब आप एलसीडी को सामने से देखेंगे तो कलर्स बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, पर आप अगर एंगल चेंज कर देंगे तो कलर्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है, कलर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइट के ऊपर काम करती है, पीछे मिरर लाइट के ऊपर, मिरर लाइट से लाइट के ऊपर काम करती है। आपकी आंखें जो हैं जब सामने से देखती है तो पिक्चर्स आपको सही नजर आती है, लेकिन जब आप एंगल चेंज करोगे तो लाइट का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके एलसीडी मॉनिटर की वर्किंग। ये मॉनिटर्स में पूछे जाते हैं, आप इन मॉनिटर्स का सिंपल डायग्राम अपने हिसाब से बना लीजिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब अपन अगली टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है अपना एलसीडी एलईडी मॉनिटर्स। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर्स का मैंने फुल फॉर्म आपको नहीं बताया अभी तक, सॉरी यार भूल गया। एलसीडी मॉनिटर्स का पूरा फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका जो मेन यूनिट होता है उसी से इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एलईडी। सेम वर्किंग जो एलसीडी में होती थी वो यहाँ पे एलईडी में भी होती है। यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे जो लाइट सोर्स थी दोस्तों, यहाँ पे जो मिरर लाइट सोर्स थी, मिरर की जगह यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो एलईडी हो जाती है। मतलब क्या है कि जो लाइट सोर्स है वो आपका चेंज हो गया। अब लाइट सोर्स चेंज हो गया तो पूरी चीजें यहाँ पे चेंज हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक ग्लास प्लेट है, वो पिक्चर डिस्प्ले है। ठीक है, कलर फिल्टर है, वो ग्लास फिल्टर डिस्प्ले है। तो ग्लास फिल्टर तो डिस्प्ले तो वहां पे भी था, पोलराइज फिल्म था, लेकिन यहाँ पे कलर फिल्टर है। कलर फिल्टर मतलब यहाँ पे कलर्स को इम्प्रूव करने के लिए फिल्टर लगाया गया है। वो फिल्टर एलसीडी में नहीं था, इसलिए आप देखते हैं कि एलसीडी की जो क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर होती है, एलईडी की क्वालिटी जो होती है वो बहुत सुपीरियर होती है एलसीडी के एस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसमें एलसीडी में ग्लास कलर फिल्टर्स नहीं थे, कलर्स के ऊपर ध्यान तो दिया गया था पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। यहाँ पे कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और यहाँ पे कलर फिल्टर लगाया हुआ है, इसलिए एलईडी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बैकलाइट में एलईडी है तो आपको कलर्स चेंज होते नहीं दिखते हैं। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी कलर्स चेंज नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था आपकी एलईडी मॉनिटर्स की डिस्प्ले एंड एलईडी मॉनिटर्स किस तरह से काम करते हैं, एलसीडी मॉनिटर्स किस तरह से काम करते हैं और हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स सीआरटी वो कैसे काम करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर। दोस्तों प्रोजेक्टर आपने सभी जगह देखे होंगे, प्रोजेक्ट करके बड़ी इमेज को बनाना, ये प्रोजेक्टर का काम होता है। वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा वर्किंग है, पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिखाया है आपको यहाँ पे, जिस तरह से प्रोजेक्टर अपनी इमेज को ड्रॉ करता है। दोस्तों आपने बचपन में देखा होगा कि अपन लोग लेंस लेके आते थे, वो लेंस से अपन बड़ा छोटा करके देखते थे, याद है ना आप लोगों को? हम बाजार से लेंस लाते थे, या अभी भी आप हम लोग स्कूल के लैब में जब जाते थे साइंस के प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वहां से हम लेंस को उठा के देखते थे। लेंस में क्या होता था, जब आप छोटी चीज देखते हो तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे यूज किया गया है इसके फिनोमेना में। यहाँ पे क्या होता है, लाइट सोर्स रहता है, लाइट सोर्स से आप जो भी आपका सोर्स होता है उसमें आप अपना जो भी आपको जो डिस्प्ले कराना होता है वो सोर्स आपको यहाँ पे दिया जाता है। वो यहाँ पे इस लेंस से पास होता है, इसको कॉलीमीटर लेंस बोलते हैं। कॉलीमीटर लेंस से पास होता है, कॉलीमीटर लेंस से पास होकर वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है, यहाँ प्रोजेक्शन लेंस है। प्रोजेक्शन लेंस मतलब उसको कहाँ प्रोजेक्ट करना है, कितने बड़े में प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्शन लेंस यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को, जो आपकी इमेज आई हुई है ये वाली, इस इमेज को यहाँ से बड़े में करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देता है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोजेक्टर का एक बहुत छोटा सा फिनोमेना यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से अपने प्रोजेक्टर्स काम करते हैं। चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सीआरटी मॉनिटर्स में जो भी वर्किंग होती है वो सारी होती है एनालॉग के फॉर्म में, मतलब वहाँ पे डेटा एनालॉग के फॉर्म में डिस्प्ले होता है, एनालॉग के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। पर कंप्यूटर तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, सीपीयू कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कोलैबोरेशन करता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार्ड का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। ये सबसे पुराने अडाप्टर्स हैं। ये अडाप्टर का काम क्या होता है? इस अडाप्टर का काम होता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल फॉर्मेट में काम करता है तो उस डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम पे देता है। ये जो सिग्नल पास होता है वीजीए केबल के थ्रू पास होता है। ठीक है, और वीजीए केबल का पोर्ट जो होता है वो वीजीए के अंदर ही लगा रहता है, मतलब आपके सिस्टम पे वीजीए लगा रहेगा, उस वीजीए कार्ड के अंदर उसका पोर्ट रहेगा वीजीए केबल का। अब जब उस वीजीए केबल को जोड़ोगे तो वो डिस्प्ले चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी कार्ड्स रहते हैं वो सारे जो हैं वो सारे जो है डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में ट्रांसमिट करते हैं। तो सबसे पहला जो था वो वीजीए था। वीजीए को आईबीएम ने 1987 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन था वो 640
इंटू 480 था, इसका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन था वो 640 इंटू 480 था। ये 60 मेगाहर्ट्ज पे काम करता था, मतलब ये एक सेकंड में 60 फ्रेम्स को आपके सामने से निकाल देता था। और इसका जो मैक्सिमम कलर क्वालिटी थी वो 16 कलर्स की थी, 16 कलर्स की थी, मतलब 16 कलर्स में एक टाइम पे डिस्प्ले हो सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका वीजे केबल। अब वीजे केबल आया तो कलर्स आपके सामने डिस्प्ले होने लगे। अब इस वीजे केबल में आगे डेवलपमेंट हुआ तो क्या बना, आगे बना SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। अब सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर क्या होता है, ये भी सेम ये VGA का एडवांस पार्ट था। ठीक है, ये 14 इंच कलर मॉनिटर में 800 बाई 600 का रेजोल्यूशन डिस्प्ले करा सकता था, और 20 इंच के मॉनिटर में 1200 इंटू 1600 1200 इंटू 1600 का रेजोल्यूशन डिस्प्ले कर सकता था। ठीक है, तो ये आपका सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर या अरे कहलाता है। ठीक है, अगली में आते हैं XGA। अब दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे क्वालिटी इंप्रूव होने लगी पिक्चर्स की, तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी, ज़्यादा कलर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी, ज़्यादा रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होने लगी, ज़्यादा रिफ्रेश रेट की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो इसलिए IBM ने एक कार्ड बनाया जिसका नाम था XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडाप्टर या एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। इसको 1990s में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। ये VGA का एडवांस पार्ट था और SVGA की कुछ क्वालिटीज इसमें ली गई थी। तो दोस्तों इसमें ये रेजोल्यूशन 1024 इंटू 768 का रेजोल्यूशन हमको दे सकता था। ठीक है दोस्तों, ये 1024 इंटू 768 का रेजोल्यूशन हमको दे सकता था, और ये मैक्सिमम एक बार में 250 कलर्स को डिस्प्ले कर सकता था। अब दोस्तों इतना तो आपके सिलेबस में था, लेकिन यहाँ दो कार्ड्स छूट गए थे, WXGA और WSXGA, वाइड एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे और वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। ये क्या है, ये इसी के XGA के एडवांस पार्ट थे। ठीक है, इसमें इनकी खुद की मेमोरी भी थी, इसमें खुद की मेमोरी भी थी, और ये मैक्सिमम 1280 इंटू 800 का रेजोल्यूशन डिस्प्ले कर सकते थे एक समय पे। और ये जो WSXGA ये 1680 इंटू 1050 का डिस्प्ले 1080 है वो 1080 का रेजोल्यूशन डिस्प्ले कर सकते थे। तो दोस्तों ये थे आपके कार्ड्स के बारे में। ये कार्ड्स क्या करते हैं ये आपको अच्छे से पता हो गया, अच्छे से नॉलेज हो गई। इन कार्ड्स को आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में, इंटरव्यूज में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि XGA या इनके XGA SVGA के रेजोल्यूशंस क्या थे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रिंटर्स के बारे में। हाय दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिंटर्स की जो कैटेगरी है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, प्रिंटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? वो प्रिंटर्स जो कि एक इम्प्रेशन से पिक्चर को या इमेज को ड्रॉ करते हैं, वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि कोई उनके पास इमेज रहेगी, उस इमेज को पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो वहाँ पे एक इम्प्रेशन छोड़ देगा। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो किसी टेक्नोलॉजी से पेपर के ऊपर इंक फेंक कर या इंक फैलाकर पिक्चर को या टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर जो अभी यूज होने वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, और इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिब्बी लगी रहती है। मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक डिब्बी होती है माचिस के जैसी, उसके अंदर पिंस रहते हैं। जो इमेज बनानी होती है, मान लीजिए उनको ए को ड्रॉ करना है, तो ए के आकार में पिंस बाहर आ जाती है, और वो पिंस उस पेपर के ऊपर जैसे अपन ठप्पा लगाते हैं या अपन प्रेस होते हैं तो वो वहाँ पे प्रेस होती है। जब ये पिंस प्रेस होती हैं तो वहाँ पे कार्बन लगा रहता है। वो कार्बन उनको रिकॉर्ड करके कार्बन कॉपी बना के प्रिंटर के पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देता है।
तो इस तरह से हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम करता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार। इसमें एक छोटी डिब्बी होती है, इसके अंदर पिंस होते हैं। अगर ए ड्रॉ करना है या बी ड्रॉ करना है या ए बी सी ड्रॉ करना है, अगर ए बी सी ड्रॉ करना है तो ए की आकार की पिंस, बी की आकार की पिंस और सी के आकार की पिंस बाहर आ जाती हैं और ये उस पेपर पे प्रेस करती हैं। जब ये पेपर प्रेस होता है तो वहाँ पे इंक लगी रहती है, इंक रिबन होता है, जो इस इंक रिबन, जो ये इंक रिबन उन ए बी सी को पेपर के ऊपर रिकॉर्ड कर देता है या ड्रॉ कर देता है या बना देता है। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान क्या है? देखो, सबसे पहला फायदा तो ये है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फायदा है कि कार्बन कॉपी प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके और ये तो इसके फायदे हो गए कि भाई ये जो है कार्बन कॉपी प्रिंट करता है। दूसरी बात, ये जो है बहुत सस्ता पड़ता है। इसके जो प्रिंट किए हुए जो पेपर्स होते हैं, वो जो प्रिंट प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। पर इसकी जो नुकसान है वो क्या है? ये तो पहली बात तो ये बहुत आवाज़ करता है। ठीक है, दूसरी बात ये बहुत स्लोली प्रिंट करता है। ठीक है, तीसरी बात जो है क्वालिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, आप चाहोगे आप पिक्चर प्रिंट कर लो तो आप पिक्चर इससे प्रिंट नहीं कर सकते। वो प्रिंट हो भी जाएगी तो बहुत अच्छी पिक्चर प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपने देखा होगा ये प्रिंटर्स आपको जैसे आप अगर BSNL में जाओगे तो वहाँ पे आपको अगर डुप्लीकेट बिल निकलवाते हैं तो वो इन्हीं प्रिंटर्स का यूज़ करके डुप्लीकेट बिल निकालते हैं। दूसरी बात जो है, अगर आप कभी अपनी बैंक के अंदर पासबुक के लिए जाओगे तो बैंक की पासबुक जो प्रिंट होती है वो भी लगभग इन्हीं टाइप के इन्हीं प्रिंटर्स से प्रिंट होती है। अब अपन लोग आते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में। देखो, इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स किस फिनोमेना पे काम करते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स काम करते हैं, कोई उनको इमेज मिलती है पीछे से या इनपुट मिलता है तो वो उस इनपुट को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में और उसमें इंक की तीन बॉक्सेस रहते हैं CMY के, 4 बॉक्सेस रहते हैं। ठीक है, ये CMY के बॉक्सेस क्या करते हैं? उस इंक के ड्रॉपलेट्स को पेपर के ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, जैसे एक पेंटर पेंटिंग करता है ना, ब्रश उठाता है पेंट कर देता है, वैसे ये प्रिंटर भी ऐसे करते हैं। ये इंक को लेते हैं और इंक को लेके वहाँ पे पेंट कर देते हैं पिक्चर के ऊपर, और इस तरह से हमारे इंकजेट प्रिंटर्स काम करते हैं। अब इनके फायदे नुकसान क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो इसके फायदा का, ये सस्ता प्रिंटर है, बहुत सस्ता प्रिंटर है। ठीक है, इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहती है, डॉट मैट्रिक्स से बहुत अच्छी रहती है। तीसरी बात ये जो है कलर प्रिंट आउट प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसकी जो पिक्चर क्वालिटी अच्छी तो रहती है पर पिक्चर बहुत महंगी पड़ती है। इसकी जो प्रिंटर को मतलब जो इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई प्रिंटिंग कॉस्ट है, क्योंकि एक बार रिफिलिंग शायद मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें एक बार रिफिलिंग होती है 150 की और लगभग 10 या 12 प्रिंट आउट ही निकल पाते हैं। तो 10 रुपीज़, 12 रुपये, 15 रुपये का एक ये प्रिंट आउट देता है। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो भी प्रिंट करने की बहुत स्लो है। तो ये इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं और इंकजेट प्रिंटर्स इस तरह से हमारा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे आते हैं लेजर प्रिंटर्स। दोस्तों, लेजर प्रिंटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस पे काम करते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होती है? इस प्रोसेस के अंदर एक लेजर पास की जाती है एक ड्रम के ऊपर से। ये ड्रम क्या होता है? ये ड्रम नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि ये वहां से इंक को, पॉजिटिवली चार्ज इंक को अटैच कर सके। जब पॉजिटिव चार्ज इंक इस ड्रम से अटैच होती है और फिर एक पेपर के ऊपर उसको फैला दिया जाता है। ठीक है, जब ये पेपर के ऊपर इंक फैला दी जाती है फिर ये एक हीटर से पास होती है जो इसको प्रेस कर देता है। जब ये हीटर से पास होती है तो ये इमेज और आपके टेक्स्ट जो है वो उस पर बन जाते हैं, पेपर पे बन जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब फोटो कॉपी करवाने जाते हैं, लेजर प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो पेपर गर्म रहता है। वो गर्म सिर्फ इसी वजह से रहता है क्योंकि जो इंक वहां पे गिरती है टोनर के द्वारा वो वहां पे हीटर से हीट होकर चिपक जाती है। तो इस तरीके से हमारा लेजर प्रिंटर काम करता है। दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस पे काम करता है।
इसमें लेजर बीम को पास किया जाता है नेगेटिव सिलेंडर के ऊपर, और वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि नेगेटिव सिलेंडर वहां से टोनर को या ब्लैक पावर्ड इंक जिसको हम बोलते हैं उसको वहां से पिक कर सके। जब इंक वहां से पिक हो जाती है, उस पर चिपक जाती है ड्रम के ऊपर, तो उसको पेपर पे बिछा दिया जाता है, और ये पेपर एक हीटर से निकाला जाता है, हीटर रोलर से निकाला जाता है। ये हीटर रोलर उस इंक को प्रेस करके गर्म कर देता है, तो वो इंक जितनी भी होती है वो आपके पेपर से चिपक जाती है और इमेजेस और टेक्स्ट को फॉर्म कर लेती है। तो इस तरह से लेजर प्रिंटर्स काम करते हैं। चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्लॉटर्स। दोस्तों प्लॉटर्स आपने देखे होंगे पर आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते हो। जो बड़ी बड़ी मशीन्स जो प्लॉट करती हैं उसको प्लॉटर्स बोलते हैं। अब प्लॉटर्स मेनली किस काम आते हैं? तो प्लॉटर्स का मेन जो यूज होता है मैप्स को बनाने में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को बनाने में, आर्किटेक्चरल प्लान्स को बनाने में, ये सभी जहाँ पे बड़ी प्रिंटिंग होती है वो सारी प्लॉटर्स होती है। अब प्लॉटर्स को एक्चुअली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ड्रम, सेकंड अपना फ्लैट बेड, तीसरा अपना इंकजेट प्लॉटर्स और चौथा अपना कटिंग प्लॉटर्स। तो ड्रम प्लॉटर्स क्या होता है दोस्तों? ड्रम प्लॉटर्स को मैं आपको समझाता हूँ। ड्रम प्लॉटर्स में एक ड्रम लगा रहता है और ड्रम के ऊपर पेपर रैप किया होता है। जब ये पेपर रैप किया होता है तो ड्रम ऑटोमेटिक चलता है और पेन ऑटोमेटिक जो दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग मूव होता है, और इस तरह से आपकी पिक्चर को ड्रॉ कर दिया जाता है। ये आपके ड्रम प्लॉटर्स होते हैं। हालांकि ड्रम प्लॉटर्स आजकल बंद हो गए, लेकिन फिर भी कहीं अगर आपको देखने में आए तो आप देखिएगा कि ड्रम प्लॉटर्स में क्या होता है। ड्रम प्लॉटर्स में पेपर को रैप किया जाता है और पेन के द्वारा इनपुट दिया जाता है और पेन ऑटोमेटिक मूव होता है, और इस तरह से आपके ड्रम प्लॉटर्स काम करते हैं। अब आते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर्स। फ्लैट बेड प्लॉटर्स क्या होते हैं? ये एक मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिवाइस है दोस्तों। ये काय में काम आता है। इसका मेन जो यूज होता है वो कैड प्रोग्राम्स में होता है। अब कैड प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कैड प्रोग्राम्स मतलब ऑटो कैड प्रोग्राम्स। ऑटो कैड प्रोग्राम्स मतलब वो, इसमें क्या क्या बन सकता है? इसमें जो अपने समझ सकते हैं आप, इसके अंदर जो अपना बिल्डिंग के नक्शे हैं या कोई आपका ब्रिज है उसके नक्शे हैं, तो ये सारे जो जितना भी काम होता है ये सारे फ्लैट बेड प्लॉटर्स पे काम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा इसका नाम से फ्लैट बेड, ये बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इसके ऊपर जो है पैन को, ये मतलब अपन ये कह सकते हैं कुछ अपने लेजर प्रिंटर जैसे होते हैं। मतलब लेजर प्रिंटर में आपने उसको रख दिया, फिर उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटिक पेन उसको ड्रॉ करते हैं, और वहाँ पे पेन डिफरेंट कलर के पेन्स लगे होते हैं जो पेन्स उस इमेज को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके आपको दे देते हैं। तो आपके फ्लैट बेड प्लॉटर्स हो गए। उसके बाद इंकजेट प्लॉटर्स। इंकजेट प्लॉटर्स का काम करने का तरीका वही है जैसे इंकजेट प्रिंटर्स काम करते हैं। ये इंक को उठाते हैं और वहाँ पे पेपर को वो फैला देते हैं और फैलाकर काम करते हैं। सारे हमारे इंकजेट प्लॉटर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा, आपने देखे होंगे इंकजेट प्लॉटर्स, मैं आपको बताता हूँ लेकिन नोटिस नहीं किए होंगे। जैसे आपका जो फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है, जो दुकानों के बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, वो सारे हमारे इंकजेट प्लॉटर से ही प्रिंट होती हैं। जो आपकी विनाइल प्रिंटिंग होती है, फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है, जितने भी हैं सारे इंकजेट प्लॉटर्स हैं। ये इंक के यहाँ पे इस इंक के जार्स लगे रहते हैं, उन जार्स में से इंक को पिक करके वहाँ पे फैलाकर प्रिंटिंग होती है। वो सारे हमारे इंकजेट प्लॉटर्स होते हैं। अगला आता है कटिंग प्लॉटर। दोस्तों कटिंग प्लॉटर क्या होते हैं? जो कि डिफरेंट सरफेस एरिया को कट करते हैं। अब डिफरेंट सरफेस एरिया को कट करना मतलब, देखो जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर जो नंबर चिपके रहते हैं वो जो है एक मशीन से प्रिंट होते हैं, उस मशीन को बोलते हैं कटिंग प्लॉटर्स। तो ये तो गाड़ी की नंबर प्लेट वाली बात हो गई, उसको भी इनपुट सिस्टम के द्वारा ही दिया जाता है। सिस्टम में इनपुट देते हैं तो मशीन उस हिसाब से उसको काट देती है, नंबर्स को काट देती है। इस तरह से विनाइल प्रिंटिंग हो गई, विनाइल कटिंग हुई, प्लास्टिक कटिंग मशीन्स हो गई। इस तरह जितने भी कटिंग मशीन्स है जो कि जो भी मतलब आपके क्वालिटी को, जो टेक्स्ट को कट करती है, पिक्चर्स को कट करती है, वो सारे हमारे कटिंग प्लॉटर्स होते हैं। तो दोस्तों प्लॉटर्स जब भी पूछा जाता है तो वो हमेशा यही पूछा था प्लॉटर्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है। तो मुझे अभी यकीन है कि आपको यहाँ पे पता पड़ गया होगा प्लॉटर्स क्या होते हैं। डम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। डम प्लॉटर्स तो वैसे आउटडेट हो चुके हैं, अभी जो चलते हैं वो फ्लैट बेड चलते हैं, इंकजेट चलता है और कटिंग प्लॉटर चलता है। तो कटिंग प्लॉटर मतलब जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स वगैरह, इंकजेट प्लॉटर मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप याद करोगे। इंकजेट प्लॉटर्स मतलब जो दुकान के बाहर बोर्ड वगैरह लगते हैं, जो फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है वो सारी इंकजेट प्लॉटर्स से होती है। जो अपनी ड्राइंग वगैरह बनती है ऑटो कैड में, और जो हम लोग नक्शे निकलवाते हैं वो सारे हमारे फ्लैट बेड प्लॉटर्स से निकलते हैं। और ड्रम प्लॉटर में ड्रम के आसपास कागज को रैप किया जाता है और पेन से उसको ड्रॉ किया जाता है।
तो ये हमारे प्लॉटर्स हुए। अब दोस्तों अपन लोग आगे आते हैं 3D प्रिंटर्स के ऊपर। ये काफ़ी चल रहा है, आपने सुना भी होगा कि 3D प्रिंटर्स से घर बना लिया, 3D प्रिंटर्स से इमेज बना ली। एक्चुअली देखिए 3D प्रिंटर्स की कोई एक कैटेगरी नहीं होती, इसका जो मेन काम होता है वो 3D प्रिंटिंग होती है। अभी तक जितने भी प्लॉटर्स और प्रिंटर्स थे वो 2D प्रिंटर्स थे। 2D प्रिंटर्स का मतलब था एक एक्स पोजिशन रहती है, दूसरी वाई पोजिशन रहती है। एक्स पोजिशन वाई पोजिशन मतलब क्या हो गया, एक्स पोजिशन वाई पोजिशन मतलब ये हो गया, ये आपकी एक्स पोजिशन हो गई और ये आपकी वाई पोजिशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी एक्स पोजिशन हो गई, यहाँ पे मैंने एक्स को ड्रॉ कर दिया, और ये आपकी वाई पोजिशन हो गई, यहाँ पे वाई को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स वाई जेड पोजिशन रहती है। जेड पोजिशन मतलब यहाँ पे मैं एक और जेड ले लेता हूँ इधर, ये आपकी जेड पोजिशन हो गई। मतलब यहाँ पे तीनों डायमेंशन में उस इमेज को देखा जाता है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो 3D प्रिंटर्स की कैटेगरी बहुत सारी होती है, बहुत सारे 3D प्रिंटर्स होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग 3D प्रिंटर्स है। पर इसका जो मेन काम करने का तरीका है वो यही है कि वो पहले 3D मॉडल को देखता है, उस 3D मॉडल पे एक्स वाई जेड एक्सिस को रखता है, एक्स वाई जेड एक्सिस को रखने के बाद वो उसको ड्रॉ करता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है किस तरह से वो काम करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, एक खिलौने की मशीन लगी हुई है जो उसको खिलौने को पूरा प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3D प्रिंटर्स काम करते हैं, इस तरह से आपके 3D प्रिंटर्स काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक अपना आता है ऑडियो वीडियो आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों ये तो आपको सबको पता ही होगा, मैं ऑडियो आउटपुट वीडियो आउटपुट डिवाइस जो था मॉनिटर, उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्पीकर्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, साउंड कार्ड्स आते हैं। अब दोस्तों साउंड कार्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं साउंड कार्ड को डिस्कस करता हूँ आपके सामने। दोस्तों अपन को पता है कि साउंड कार्ड जो है, जो साउंड हम सुनते हैं वो सारी एनालॉग फॉर्म में होती है, उसको कोई डिजिटल फॉर्मेट तो होता नहीं है। और आपको ये भी पता है सिस्टम जो है सब कुछ डिजिटल के अंदर चलाता है। तो साउंड कार्ड क्या करता है, जो डिजिटल आउटपुट उसको मिलता है उसको वो एनालॉग फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे पास कर देता है। वो जब पास करता है तो उसमें जैक्स रहते हैं, वो जैक्स जो है जैक्स काय के होते हैं, वो जैक होल होते हैं और जिसमें जैक लग जाता है। जैक काय का लगता है, जैक लगता है आपके स्पीकर का। जब स्पीकर का जैक लगता है तो आपको वो ऑडियो आउटपुट, जो गाने आप सुनते हो वो आपको गाने के रूप में एनालॉग फॉर्म में आप सुन सकते हो। तो साउंड कार्ड का मेन काम क्या होता है, साउंड कार्ड का मेन काम होता है जो एनालॉग फॉर्म का डेटा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अपन स्पीकर्स आते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि जो स्पीकर्स अपने आते हैं वो एनालॉग फॉर्म पे चलते हैं और वो आप उनसे गाने सुन सकते हो। हेडफोन्स का भी सेम यही काम है। तो दोस्तों ये था मेरा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये पूरी आउटपुट डिवाइसेस मैंने बहुत डिटेल से आपको डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।